हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआई स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है ना। इस चैप्टर का ये हमारी फर्स्ट वीडियो और कंप्लीट ही पार्ट है बच्चों। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिख दी है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले तो बात करते हैं आखिर संविधान का मतलब होता क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा, नियम और कानूनों की जो लिखित पुस्तक होती है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संविधान के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लूं, आपने देखा हुआ एक स्कूल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं, फिर स्टाफ होता है। जैसे कि एक स्कूल को चलाने के लिए नियम और कानून चाहिए, वैसे ही एक देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान का महत्व क्या होता है बच्चों? जैसे संविधान नियम और कानून बनाता है। पहली बात, नियम कानून संविधान बनाता है बच्चों। दूसरा, संविधान ही क्या करता है? लोगों को अधिकार देता है ना। इसके साथ साथ संविधान लोगों को कर्तव्य देता है कि उसको देश के प्रति क्या काम करना है। कॉमन सी बात है, अधिकार के साथ हमें कर्तव्य तो मिलते ही हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं आखिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, हमारे भारत के संविधान का। तो देखो बच्चों, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इस संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली चुने गए थे, है ना। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या उस समय 389 थी बच्चों, है ना। जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे, और 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे, है ना बच्चों। इसके साथ साथ संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। फिर जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिनमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा क्या बनाया गया था बच्चों? जो स्थायी सदस्य बनाया गया था, है ना। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे ना बच्चों, वो संविधान सभा के सामने क्या किया था? उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव सामने रखा था। इसके साथ साथ बता देता हूं कि जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके साथ साथ भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थी बच्चों, है ना। और कुल 64 लाख रुपए हमारे भारत के संविधान को बनने में खर्च हुए थे, है ना। कुछ और बातें, जैसे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 11 अनुसूचियां हैं। कहने का मतलब 395 आर्टिकल्स में हर एक बात लिख रखी है ना। और 22 भाग हैं, इसी को कर रखा है। और इसी का सबसे बड़ा रूप कौन सा है? अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था, 26 जनवरी 1930 को, है ना, लाहौर अधिवेशन के दौरान क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और पहली बार स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था रावी नदी के किनारे। इसी दिन को एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, है ना बच्चों। इसके साथ साथ जब हमारा संविधान आजादी से पहले भारत के संविधान में या संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन आजादी के बाद जो भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए थे, जिनमें से 284 सदस्यों ने क्या किया था? संविधान पर हस्ताक्षर किया था, है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं संविधान के कार्य क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, संविधान क्या करता है? बुनियादी नियमों और कानूनों को एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे लोगों में एक समन्वय, एक विश्वास क्या हो, बना रहे, है ना। दूसरा, संविधान ही ये तय करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा, है ना। इसके साथ साथ संविधान क्या करता है? विभिन्न स्तरों की सरकार, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इस प्रकार की विभिन्न स्तरों की सरकारों का निर्माण करके लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करता है हमारा संविधान। और चौथा कार्य क्या है? संविधान लोगों को तो अधिकार देता है, परंतु उन पर कुछ मौलिक सीमाएं लगाता है, यानी कुछ अंकुश लगाता है ना। वरना तो हर व्यक्ति क्या करेगा? अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा, और इसका उल्लंघन ना ही व्यक्ति कर सकता है और ना ही सरकार कर सकती है। इस चीज का बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो देखो बच्चों, क्या हुआ था? हमारे भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को।
और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना या प्रियम्बल्स भी कहा जाता है, या हमारे संविधान की इसे कुंजी भी कहा जाता है बच्चों। इसके अंदर भारतीय संविधान की रूपरेखा का वर्णन किया था, जो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें कुछ शब्दों का, जैसे कुछ निम्नलिखित शब्द हैं जोड़े गए थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, पंथनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, समाजवाद। स्वतंत्रता का मतलब आप जानते ही हो, समानता का मतलब भी जानते ही हो, बंधुता का मतलब भाईचारा होता है, पंथनिरपेक्षता मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई भी राष्ट्रीय धर्म हमारा नहीं है। गणतंत्र है, गण मतलब लोगों का शासन, और समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। और इसमें एक बात कही गई थी, भारत एक संप्रभु, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, यानी स्वतंत्र है और भारत पर किसी अन्य के अधीन नहीं है भारत, ये बात कही गई थी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। तो देखो बच्चों, भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा, पहला बात, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, पहली बात है ना, सबसे बड़ा संविधान है भारत का। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है ना, और शांति का संविधान जापान को कहा जाता है, और भारत का संविधान सबसे बड़ा और विशिष्ट संविधान है। दूसरा, भारतीय संविधान क्या है? लिखित है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान बच्चों कठोर भी है और लचीला भी है, तो दोनों ही है, कठोर और लचीला दोनों ही है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं बच्चों, हमारे भारत में। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, स्वतंत्र किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या है? न्यायपालिका है। न्यायपालिका के सामने राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, उपराष्ट्रपति, सब कुछ भी आ जाए, न्यायपालिका के समक्ष सभी लोग क्या है? इक्वल है, समान है ना। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जैसे कि आप सभी को पता है, अपर हाउस जो होता है हमारा राज्यसभा होता है, और लोअर हाउस हमारा लोकसभा होता है। इसी को मिलकर बनता है संसद या विधायिका, है ना। इसके साथ साथ भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही शासन व्यवस्था को हमारे यहाँ अपनाया गया है। इसके साथ साथ भारत में एकहरी नागरिकता है। आप भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वीजा और बिना किसी पासपोर्ट के। क्यों? क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता है। अब देखो, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, हमारे भारतीय संविधान जो निर्माता थे वो भारत के लिए बहुत बेहतर संविधान बनाना चाहते थे, है ना, बहुत ज्यादा बेहतर। तो वो अलग अलग देशों में गए और जो जो व्यवस्था उन्हें अच्छी लगी उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया था। लगभग 75% जो चीजें हैं वो विदेशों से ली गई है, इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। अब क्या क्या प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में लिए गए तो देखते हैं। पहले जैसे ब्रिटेन का संविधान, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? जैसे कि सार्वधिक मत प्रणाली, ये कहां से लिया गया है बच्चों? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा, कानून का शासन, कानून ही शासन करेगा, यही ब्रिटेन से लिया गया है। तीसरा, कानून निर्माण की विधि, यानी कानून कैसे बनेगा, ये पूरी विधि हमने ब्रिटेन से ली है। चौथा, संसदीय शासन प्रणाली, अर्थात लोकसभा राज्यसभा तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और विधायिका में अध्यक्ष का पद, यानी संसद में जो अध्यक्ष होता है उसके पद, ये सारे के सारे प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिए हैं। दूसरा आ जाओ फ्रांस। अब फ्रांस के संविधान से लिया गया है, पहला स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है, दूसरा समानता का प्रावधान लिया गया है, और तीसरा बंधुता का प्रावधान, बंधुता मतलब होता है भाईचारा। इस प्रकार के प्रावधानों को हमने फ्रांस से लिया है। अमेरिका के संविधान के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। दूसरा, मौलिक अधिकार, आप सभी को पता है 7 मौलिक अधिकार पहले मिले थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार हो चुके हैं। तीसरा, संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को इसमें बता दी जो आपके चैप्टर में बताए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार को आदर्श देते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सरकार को बताता है ना। इसके साथ तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है संविधान में अधिकार, ठीक है ना। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। वीडियो में बहुत आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा और काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो पहले तो हम आखिर बात करते हैं, आखिर बच्चों अधिकार किसे कहते हैं, आखिर अधिकार होता क्या है। तो देखो बच्चों, अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी देश में रहने के नाते क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। एक अधिकार
संपत्ति है, जिसके पास अधिकार होता है, वो बहुत बेहतर जीवन जी सकता है। अधिकार के बिना व्यक्ति एक बंद पिंजड़े के समान है ना? तो अधिकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें अधिकारों की घोषणा पत्र किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों क्या होता है, संविधान जो है हमारा, है ना? संविधान के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो संविधान में सूचीबद्ध अधिकारों को हम क्या कहते हैं? अधिकारों की घोषणा पत्र कहते हैं। और इन अधिकारों की अर्थात मौलिक अधिकारों की जो मांग है, वो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने की थी। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना? अब ये मत बोलना 7 मौलिक अधिकार थे, अभी 6 पहले समझ लो। बात करते हैं संविधान द्वारा कौन-कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किया गया है। दूसरा अधिकार है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से लेकर 22 में किया गया अनुच्छेद में, है ना? तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन 23 से 24 आर्टिकल में किया गया, अनुच्छेद में किया गया है। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 25 से 28 में किया गया है। नेक्स्ट आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन 29 से 30 में किया गया है। और हमारा छठा मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन 32 में किया गया है। तो इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं। अब देखो पहले हम बात करते हैं आखिर समानता का अधिकार का मतलब क्या है। देखो समानता का अधिकार जो है, जैसे आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता, यानी सभी व्यक्ति क्या है कानून के समक्ष क्या है बच्चों समान है। और कानून क्या है किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकता। ये साफ साफ हमारे संविधान में कहा गया है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल जो 15 है, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 जिसके अंदर भेदभाव की मनाही कहा गया है। यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, है ना? ये है हमारा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद भी है बच्चों। एक बात बता दूं, जैसे कि आपको पता है महिलाओं, बच्चों और पिछड़ी जातियों के विकास के लिए क्या किया गया, कुछ राज्य क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है ना? चल नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 16 में किया गया है। यानी सरकारी नौकरियों में पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को क्या दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे, है ना? सभी, जैसे अगर कोई व्यक्ति योग्य है ना, एजुकेटेड है, तो वो सरकारी नौकरी पा सकता है मेहनत करके। लेकिन इसके अंदर भी मैंने आपको बताया अपवाद है। अपवाद क्या है, पिछड़ी जातियों को क्या दिया गया है, कुछ विशेष आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट आता है अस्पृश्यता का अंत, जिसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में छुआछूत को बरतने से मनाही की गई, यानी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं किया जाएगा, है ना? तो ये चीज है। जैसे कि अगर मैं बता दूं, जैसे कि ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना किसी प्रकार का भेदभाव करता है या पकड़ा जाता है ऐसा करते हुए, तो उसे 2 साल की सजा दी जाती है बच्चों, और 1000 रुपए जुर्माना है। इस प्रकार का हमारे संविधान में क्या है, प्रावधान है, ठीक है। चलो पहला हमारा हो गया। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में किया गया है। तो 19 आर्टिकल में 6 अधिकार बताए गए हैं, 6 स्वतंत्रताएं बताई गई है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, अनुच्छेद ए या क में बताया गया है। इसके अंदर हर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने विचारों को बोल सकता है, बस आपके विचारों से किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा आता है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा आता है संघ या समुदाय, यानी हम ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, है ना। इसके साथ भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं या घूम सकते हैं। आवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में हम जाकर रह सकते हैं। जीविका की स्वतंत्रता, हम जाके भारत के किसी भी हिस्से में जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम का मतलब क्या है, कानून की नजर में वो काम सही होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अनुच्छेद जो है 20 में बताया गया अपराधों की सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक अपराधी, यानी कोई व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए, उसने उस समय किसी कानून का उल्लंघन ना से किया नहीं हो, और ना ही उसे अपराध से दंडित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है।
अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से हम रोक नहीं सकते, है ना। हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है, हम अपनी स्वतंत्रता पूर्वक हम जी सकते हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार का हमारा अधिकार है। जैसे कि एक बात और बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता है सेल्फ डिफेंस में जब हमें लगता है कि कोई हमें आघात पहुंचा रहा है या हमें कोई मारना चाह रहा है, तो सेल्फ डिफेंस में हम दूसरे की भी हत्या कर सकते हैं, बस हमें प्रूफ करना पड़ेगा हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों शिक्षा का मौलिक अधिकार। देखो बच्चों, अनुच्छेद 21A में ये अधिकार जोड़ा गया था, यानी राज्य कानून बनाकर 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। ये संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में ये प्रावधान जोड़ा गया था कि 6 साल से 14 साल के बच्चे तक क्या दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन दिया जाएगा और उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना बच्चों। अब बात करते हैं, एक इसी में एक टॉपिक आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अनुच्छेद 22 में कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके पास कुछ अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं, पहला, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी उसे रीजन बताना पड़ेगा हमने गिरफ्तार क्यों किया है ना। सबसे पहले अरेस्ट वारंट आप मांग सकते हो, आपके पास ये अधिकार है। दूसरा, बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील करने का पूरा अधिकार है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार वकील देगी, है ना, या अपनी वकालत वो खुद भी कर सकता है। तीसरा, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यानी न्यायाधीश के सामने पेश करना जरूरी होता है। अगर पुलिस वाला ऐसा नहीं करता है तो आप उस पुलिस वाले पे भी केस कर सकते हो, ये भी आपका अधिकार है ना। इसके साथ साथ बंदी बनाए गए व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के 24 घंटे से अधिक समय तक हवालात में बंद नहीं रखा जा सकता, है ना। याद रखना ये हमारे क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। इसी में आता है बच्चों निवारक नजरबंदी। अब निवारक नजरबंदी क्या होती है, देखो बच्चों, यदि किसी व्यक्ति पर खुला छोड़ने से ऐसा लगता है सरकार को कि यह अपराध कर सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को बिना अपराध बताए, है ना, उससे गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, कितने, 3 महीने से अधिक समय तक निवारक नजरबंदी रखा जा सकता है, या इतने तक तो ठीक ही है। 3 महीने के बाद बंदी को क्या कहते हैं, सलाहकार मंडल के पास पेश करना होता है ना। अनुच्छेद 22(5) में कहा गया है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति जल्द बंदी बनाए गए जाने के कारण उसे बताना जरूरी होता है। मतलब आपको पहले नहीं बताएंगे कारण, 1-2 हफ्ते बाद बताएंगे हाँ गिरफ्तार क्यों किया गया, एट द टाइम नहीं बताएंगे। तो ये निवारक नजरबंदी होती है। या साधारण शब्दों में दोबारा बता देता हूँ, अगर सरकार को किसी व्यक्ति पर शक होता है कि ये अपराध करने वाला है, उस सिचुएशन में उसे बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे 24 घंटे से अधिक समय तक गिरफ्तार रखा जा सकता है, उसे 3 महीने तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। इसका मुद्दा सलाहकार मंडल के पास जाता है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर हम बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बात करें, इसमें सामान्यतः शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या कहा था है, यानी आर्टिकल 23 में कहा गया है मानव के क्रय, यानी क्या होता है, मानव के क्रय और विक्रय होता है ना जो। अब इसमें देखो, मानव के क्रय विक्रय यानी मानव को खरीदा बेचना और किसी व्यक्ति से बेगारी, बेगारी का मतलब काम ले लिया लेकिन उसे पैसा नहीं दिया, ये सारी चीजें क्या होती है, गैर कानूनी होती है ना। और इसके विरुद्ध हम आवाज उठा सकते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 23 में किया गया है। दूसरा आता है कारखाने आदि में बालकों के काम पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है, यानी 14 साल से कम आयु के बच्चे को किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं कराया जा सकता और ना ही किसी दूसरे जोखिम भरे काम पर लगाया जाएगा। ऐसा अगर किया जाता है तो ये अपराध होता है और उसे कड़ा दंड दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी धर्म को मानने या उसका प्रचार करने की हमें स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है। जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार है ना। इसे ना सरकार ना कानून हमें कोई भी रोक नहीं सकता, है ना। इसके साथ साथ
26वां आर्टिकल हमें बताता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपनी धार्मिक संस्थाएं खोल सकता है, धार्मिक कार्य कर सकता है और चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है ना। ये हर धर्म को अपना अधिकार है। जैसे आप सभी को पता है अभी हमारा सावन आ चुका है ना, और सावन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी जा रहे हैं, तो ये सबका अधिकार है ये। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27 में कहा गया करों की अदायगी में छूट, अर्थात किसी भी धार्मिक संप्रदाय को चलाने के लिए प्राप्त जो धन जैसे कि चंदा, दान या चढ़ावा पर करों की अदायगी में छूट दी जाती है, मतलब टैक्स उनसे कम लिया जाता है, या धार्मिक संस्थाओं को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, उनकी मर्जी है। वो चाहे तो कोई भी धार्मिक संस्था टैक्स दे सकती है, अगर ना चाहे तो वो नहीं दे सकती। ये अनुच्छेद 27 में कहा गया है ना। अब आता है जैसे कि कौन सा बच्चों, अब आता है हमारा सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। ये अनुच्छेद 28 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 28 में कहा गया है राज्य द्वारा कोई भी अगर सरकारी स्कूल या शिक्षा संस्थान चलाई जा रही है तो वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर किसी शिक्षा संस्थान में है ना किसी धर्म संप्रदाय का विकास करने के लिए ऐसा काम करता है तो उसे तुरंत रोका जा सकता है, ये सारे काम नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं हमारा लास्ट अधिकार जो है, जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, जैसे मुस्लिम हो गए, यहूदी हो गए, पारसी हो गए, ये क्या कर सकते हैं, संस्कृति के संरक्षण का इनके पास अधिकार है। यानी प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि जो हम लिखते हैं, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार होता है। किसी भी वर्ग को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर शिक्षा से अलग नहीं रखा जा सकता, शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता, यह उसका सांस्कृतिक अधिकार है ना। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 30 में कहा गया है भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों क्या कर सकते हैं, कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। जैसे आपको पता है मुस्लिम लोग खोलते हैं ना कि जो मस्जिदें होती है यहाँ दी जाती है शिक्षा। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होगा। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संविधान में अधिकार। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या चैनल पे भी जाकर देख लो यार लास्ट तक वीडियो को देखो, तो मैं लास्ट में भी क्या मिल जाएगा आप लोगों को, इसकी जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और इसमें देखते हैं हम है क्या चाहिए। देखो इससे पहले वाली वीडियो में आपके सभी के सभी मौलिक अधिकार करवा दिए थे, बस छठा मौलिक अधिकार रह गया था जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। बात करते हैं आखिर है क्या ये बच्चों, और मैंने क्यों इस वीडियो में इसको डाला है। देखो बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 3 में आप सभी को पता है भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, 12 हैं। तो 12 में से जो भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसमें क्या है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना बच्चों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि अगर हमारे कहा जाता है कि अगर हमारे किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा है ना। इसमें कहा गया है जिस तरह आत्मा के बिना शरीर बेकार है, उसी तरह संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना हमारे मौलिक अधिकार बेकार हैं, है ना। तो इसीलिए ये मौलिक अधिकार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, कुछ आदेश जारी करता है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो इसमें से 6 रीट या 6 आदेश होते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है बच्चों परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध लेख, चौथा होता है अधिकार परीक्षा और 5वां होता है उत्प्रेक्षण लेख। अब तुम समझ रहे हो ना सर जी कहाँ संस्कृति भाषा घुसेड़ रहे हो, अरे सब रखो समझा देंगे तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण की। भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया जाता है या गिरफ्तारी का तरीका गलत होता है, बेचारा सो रहा होगा, है ना, बेचारा सो रहा होगा, 12 बजे उठा के पुलिस वाले ले गए बिना अरेस्ट वारंट के दिखाए। यानी अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी का तरीका गलत होता है, तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा करने के लिए कौन सा आदेश जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात शरीर को हमारे सामने पेश करो। और अगर उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करेगा। चलो दूसरा आदेश आता है आपका परमादेश लेख।
इसमें क्या होता है, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी अपने दायित्वों या कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और इससे किसी और की क्या होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, परमादेश जारी करता है और न्यायालय उस पर क्या कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है, यहां तक कि उसे पद से भी हटा सकता है। तो इसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो जब कोई निचली अदालत क्या करती है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी केस की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश जारी करती है, प्रतिषेध लेख जारी करती है। उदाहरण के लिए सपोज करो जैसे कि दिल्ली का उच्च न्यायालय है, अब दिल्ली का उच्च न्यायालय क्या करेगा, दिल्ली के केसेस को ही तो देखेगा ना, या हरियाणा के केसेस को देखेगा, है ना, तो अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, तो इसे प्रतिषेध लेख कहते हैं। चलो चौथा आता है अधिकार परीक्षा। अब इसका मतलब क्या होता है, अर्थात जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो चुका है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा के द्वारा उसको उसके पद से हटाने के लिए या उसे रोक सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो पुलिस वाला था, अब वो क्या हो चुका, रिटायर हो चुका है, तो उसके पास सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं, तो वो बिना अधिकार के क्या करता है, अपने मतलब ऐसा करता है, तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षण लेख। अब उत्प्रेक्षण रीट का मतलब क्या होता है कि जब निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसे क्या होता है, विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण रीट जारी करता है ना, या उससे वो चीज लेकर किसी दूसरे को हस्तांतरित कर देता है, तो इसे उत्प्रेक्षण रीट कहते हैं। अब बात करते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, है ना। देखो बच्चों, अगर मैं बात बताऊं ना, 1978 से पहले भारतीय संविधान में करीबन कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या हुआ था, संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात इसे 31 को, जिसमें है ना 31वें मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं असमानता और गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहा था, है ना, इसीलिए मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है ना। तो ये चीज, इस कारण से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अब बात करते हैं अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू है। भैया अधिकार और कर्तव्य का मतलब क्या होता है, तो देखो अधिकार एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, पॉइंट्स में आपको बाद में समझाऊंगा। जैसे सपोज करो कोई बच्चा है, जैसे मैं हूँ, बच्चा हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे बाप ने कहा ले बेटा सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम, मतलब सारी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम कर दी, मैं बड़ा खुश, अरे वाह अधिकार मिल गया। अब पापा जी ने कहा देख भाई छोटे भाई की शिक्षा तुझे देखनी पड़ेगी, घर परिवार तुझे चलाना पड़ेगा, यानी अधिकार के साथ मुझे क्या मिल गए, कर्तव्य मिल गए। यानी अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू है ना। अधिकार मिलेंगे तो उसके साथ कॉमन सी बात है, कर्तव्य तो मिलेगा ही। कर्तव्य वह जिम्मेदारी होती है जो नागरिकों को देश के प्रति क्या करना था, निभाना पड़ता है। एक नागरिक का संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों यानी लोगों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, यानी मौलिक कर्तव्य भी है। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार दूसरे के कर्तव्य से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए यदि मुझे जीने का अधिकार है तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं दूसरे को भी जीने दूं, ये तो ना मैं जीने का अधिकार है तो मैं दूसरे के जीवन जीना दुश्वार कर दूं, ये नहीं है मेरा कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की स्थिति। देखो बच्चों, आप सभी को याद रखना है, मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निरस्त किया जा सकता है या निष्प्रभावी किया जा सकता है। आपके सभी मौलिक अधिकार काम नहीं करेंगे जब आपातकाल या इमरजेंसी लगी होगी, है ना। जैसे 25 जून 1975 में भारत में फखरुद्दीन अली अहमद के कहने पर भारत में आपातकाल लगा था और सभी मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी कर दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी किया जा सकता है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी किया जा सकता है ना। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर का क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, सरकार के लिए होते हैं, सरकार को आदेश देते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नागरिकों के लिए होते हैं, लोगों के लिए होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों पर कोई सीमा नहीं होती, कोई अंकुश नहीं होता, जबकि मौलिक अधिकारों पर क्या होते हैं, अंकुश होता है, नियंत्रण होता है। इसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, समाज के लिए होता है, समाज के हित के लिए होते हैं, और मौलिक अधिकार क्या होता है, व्यक्ति के लिए होते हैं, व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कवर कर दी है, बाकी अगर कुछ रह जाता हो
तो मुझे बता देना। और बच्चों एक बात बोलियो, कमेंट्स और लाइक्स अगर हर बच्चा करेगा ना कहीं मेरी जो वीडियोस है ये जरूर ऊपर रैंक करेगी। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो यार प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआई स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो है 3rd है, जिसका नाम है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। चलो वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आने वाला बहुत ज्यादा मजा। तो देखो बच्चों, पहला जैसे कि इसमें बात करते हैं आखिर चुनाव होता क्या है। देखो बच्चों, साधारण शब्दों में ये बात की जाए ना, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो मतदाता होता है, जो लोग होते हैं, वो वोट डाल के क्या करते हैं, अपने उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। ये एक चुनाव की प्रणाली होती है। पहले आपको बताओ लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का या लोगों द्वारा किया जाने वाला ही शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है? देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है? देखो क्या होता है, जब जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे प्राचीन यूनान के नगरों की जनसंख्या कम होती थी, क्षेत्रफल कम होती थी, तो एक साथ बैठकर क्या करते थे, कानूनों का निर्माण किया करते थे। ठीक है ना? तो इसीलिए तो यह वहां होता है जहां क्षेत्रफल कम होता है या आबादी कम होती है, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता। देखो बच्चों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां होता है जहां जनता द्वारा चुने गए जो लोग होते हैं ना, वो जाके कानून बनाते हैं संसद में जाके। जैसे भारत में अगर बात की जाए तो देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, ये वहां होता है जहां आबादी ज्यादा होती है या क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो आबादी ज्यादा रहेगी, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगी, तो प्रत्यक्ष रूप से तो कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां होता है। जैसे भारत में क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही आगे जाके क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। अब बात करते हैं आखिर हमें चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या जरूरत है चुनाव की? देखो, मतदाता क्या करता है, वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही जाकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और शासन को चलाते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो चला नहीं सकता, तो यही प्रतिनिधि शासन को चलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, मतलब जो लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो चुनाव है। अगर चुनाव नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है ना? चुनाव के माध्यम से ही जनता क्या करती है, अपने मनपसंद की सरकार को चुनती है। अब बिना चुनाव के लोकतंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती। इसलिए चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना? चलो, एक होता है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। देखो बच्चों, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 326 में किया गया है। इसमें कहा गया है, भारत के वह सभी नागरिक जो वयस्क है, जिनकी उम्र 18 है, वो बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकते हैं या अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे कि वयस्कों की आयु विभिन्न देशों में अलग अलग है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में ये आयु 18 वर्ष है, जबकि नॉर्वे में ये 23 वर्ष है। और भारत में पहले 1989 से पहले ये 21 वर्ष थी भारत में लोगों को वोट डालने की उम्र। लेकिन 1989 के बाद संविधान संशोधन किया गया था 61वां, जिसके अंतर्गत वोट डालने की उम्र जो है वो घटा दी गई थी और 18 कर दी गई थी, कि हम समझ जाते हैं कि 18 साल की उम्र में ही व्यक्ति क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। अब बात करते हैं भारत में मतदाता की योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको वोट कैसे डाल सकते हो। पहला, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, किसी बड़े अपराध का दोषी ना हो आप, और पागल या दिवालिया ना हो या गलत आचरण ना करते हो। अगर ये सारी कंडीशंस को आप फॉलो करते हो तो हाँ, आप वोट दे सकते हो, है ना? अब बात करते हैं इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है ये सही है। कैसे? देखो, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव पे आधारित है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही है जनता का शासन, और सभी जनता इसमें क्या करती है, भाग लेती है। इसके अलावा जब कानून का पालन सभी लोग कर रहे हैं, सभी नागरिक कर रहे हैं, तो ये सरकार के निर्माण में भी सभी लोग तो या सभी नागरिक तो भाग लेंगे ही। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर है ना? तो कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव भी सब नागरिकों को करना चाहिए। इसीलिए सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये बहुत सारे विचारों के पक्ष प्रमाण है। विपक्ष में कुछ लोग कहते हैं, देखो विपक्ष में ये कहा जाता है, वोट डालने के अधिकार का प्रयोग एक अशिक्षित और गरीब व्यक्ति जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर सकता। ये बात सही भी है, इसलिए ये अधिकार उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। देखो, गरीब लोग क्या करते हैं, लालच में आके क्या कर लेते हैं, अपना वोट बेच देते हैं। अशिक्षित होने के कारण अच्छे और बुरे उम्मीदवार की पहचान नहीं कर पाते हैं।
है ना। तो ये सही दिक्कतें होती हैं, इसलिए लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा जाता है, कहीं ना कहीं मूर्खों का शासन कहा जाता है ना। अब बात करते हैं, क्या बिना लोकतंत्र के भी चुनाव हो सकता है? तो देखो बच्चों, लोकतंत्र के लिए चुनाव का होना आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चुनाव होंगे तो वो लोकतंत्र अवश्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। बहुत सारे देशों में क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, चुनाव होते हैं लेकिन वो चुनाव इस तरीके से कराए जाते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। चाइना में भी होता है चुनाव, लेकिन इस तरह से कराया जाता है जो यहाँ उस वहां का जो शासक है उसको कोई दिक्कत ना हो, वो पद से ना हट जाए, है ना। जैसा यदि एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए या कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, चुनाव की देखरेख सही तरीके से ना की जाए, तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए मत देने, चुनाव लड़ने, मतगणना मतलब वोटों की गिनती करने आदि के लिए नियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है, वरना तो भैया लोकतंत्र तो खराब ही है ना। अब बात करते हैं, आखिर चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग होता क्या है? देखो बच्चों, चुनाव आयोग एक शक्तिशाली और निष्पक्ष संस्था है भारत में, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। चुनाव से संबंधित ये क्या करता है, कार्य करता है। भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के माध्यम से एक चुनाव आयोग या निर्वाचक आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, याद ना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, और वर्तमान में राजीव कुमार है ना चुनाव आयुक्त। इसके साथ साथ चानू जो चुनाव आयुक्त है ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? देखो, चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, लेकिन हो सकता है कि सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव कर दे या नियुक्ति कर दे जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे, ऐसा हो सकता है। इसलिए अनेक लोगों का मानना है कि इसके लिए एक अलग अलग अपना मतलब प्रक्रिया अपनानी चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना जरूरी होता है, ये बात कही गई है। देखो, चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखो, चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए विशेष बहुमत चाहिए, यानी 2/3 बहुमत चाहिए। उसके बाद ही राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद ही चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, वरना तो कोई भी हटा देगा, धमकी दे देगा, है ना। तो ये चीज गलत हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का, ये चैप्टर नंबर 4 होने वाला है और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में होने वाला है क्या। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर कार्यपालिका का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो प्राचीन या मध्यकाल में क्या होता था, जो सरकार की सभी शक्तियां जो होती थी ना, या सारे के सारी शक्तियां होती थी, जैसे कानून को बनाना हो गया, न्याय करना हो गया, ये सारे के सारे जो काम होता था ये राजा या सम्राट करता था। लेकिन अगर ये देखा जाए, लेकिन ये काम आज सरकार के विभिन्न अंगों के बीच क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, और इन्हीं अंगों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें, सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला अंग जो होता है वो होता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसको कानून को लागू किया जाता है, यानी कार्यपालिका कानून को लागू करती है। दूसरा जो आता है वो आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मुख्य काम क्या होता है, न्याय करना। और तीसरा आता है विधायिका। विधायिका का मुख्य काम क्या होता है, कानून को बनाती है विधायिका, है ना। यानी समझ में आ गया होगा, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका उस पर न्याय करती है, और विधायिका कानून को बनाती है। तो ये तीनों मिलकर ही क्या करते हैं, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। बात करते हैं कार्यपालिका का। अब सामान्य मीनिंग जानते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, कानूनों को लागू करने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। इसमें वे सभी लोग आते हैं जो कानूनों को लागू करते हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्यपालिका के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तीसरा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इन तीनों विशेषता देखते हैं।
जैसा कि पहले बात करते हैं हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या विशेषता होती है? पहला, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अगर बेसिकली देखा जाए ये उन देशों में होती है। पहला, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य और सरकार दोनों का ही प्रमुख होता है और काफी शक्तिशाली होता है। दूसरा, इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों को राष्ट्रपति का पद काफी ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। इसके साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता क्या है बच्चों? जैसे अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना बच्चों, वो प्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा किया जाता है ना? इस तरीके जैसे भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव तो होता ही नहीं जनता के द्वारा, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है। अब बात करते हैं, दूसरा आता है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां होती हैं, उन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करता है। इसके साथ साथ वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। मैंने बता दिया आप लोगों को। संसदीय शासन प्रणाली बेसिकली है कहाँ? जर्मनी, जापान, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल और अगर देखा जाए भारत में भी इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली ये भारत ने कहां से लिया है? इसे ब्रिटेन से लिया है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस व्यवस्था में क्या होता है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही शक्तिशाली होते हैं बच्चों। कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, यानी एक पार्टी के हो सकते हैं, है ना? लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग पार्टी के होते हैं तो कई बार इनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है ना? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली श्रीलंका, फ्रांस आदि देशों में काफी ज्यादा विद्यमान है ना? अब बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। भैया राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? तो बच्चों आप लोगों को ये बात तो पता होगी, राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा भारत में नहीं होता, बल्कि इसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं और आधे राज्यों की विधानसभा भी इसमें शामिल होती है। ये तीनों मिलकर ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, है ना? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? पहला बच्चों, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 साल उम्र हो। तीसरा, पागल या दिवालिया ना हो। चौथा, किसी लाभ पद पर ना हो। और पांचवा, संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। और राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी को पता है कितने वर्ष का होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हम किस तरीके से पद से हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो विधि है उसमें होता क्या है? जब किसी बड़े अधिकारी के सामने क्या होता है, किसी भी शासक का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे महाभियोग के द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 जो बहुमत है ना, वो चाहिए होता है और इसके बाद उसे हटाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर उपराष्ट्रपति को पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है। देखो बच्चों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा के पास जाएगा, इस बात को आप याद रखना, है ना? उसके बाद जब राज्यसभा प्रस्ताव पास कर देगा तो ये प्रस्ताव किसके पास जाएगा? लोकसभा के पास जाएगा और दोनों अगर सिद्ध हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति के कार्य। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, 100% ये पेपर में आएगा और आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट है तो 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसे इसी तरीके से याद करके जाना। चलो आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति के 2 कार्य होते हैं, एक होता है शांतिकालीन शक्तियां और दूसरा होता है आपातकालीन शक्तियां। शक्तियां पूछ ले, कार्य पूछ ले, दोनों एक ही है ना? अब शांतिकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि राष्ट्रपति की शक्ति यानी कार्यपालिका की शक्तियां, दूसरा वैधानिक शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां और चौथा न्यायिक शक्तियां। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपातकालीन शक्तियों में धारा 352, धारा 356 और धारा 360। चलो इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला, कार्यपालिका की शक्तियां। बच्चों आप सभी को तो ये बात पता होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति जल, स्थल, वायु तीनों सेनाओं का कमांडर होता है।
राष्ट्रपति उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की और राजदूतों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सारे राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, इसलिए इसे कार्यपालिका की शक्तियां कहा जाता है। दूसरा आता है वैधानिक शक्तियां, यानी राष्ट्रपति संसद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक भाग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलने के बाद ही संसद बनती है। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन कभी भी बुला सकता है और कभी उसे स्थापित कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है ना, इस चीज को याद रखिएगा। और संसद द्वारा भेजा गया कोई भी विधेयक जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वो कानून नहीं बन सकता, वो केवल एक विधेयक ही रहेगा। तीसरा कार्य आता है वित्तीय शक्तियां। जैसे कि क्या होता है, राष्ट्रपति देश का बजट खर्चे के बारे में वर्ष में एक बार संसद के सामने क्या करता है? बजट पेश करता है। किसकी सहायता से? यानी वित्त मंत्री की सहायता से राष्ट्रपति पेश करता है। कोई भी धन विधेयक अगर राष्ट्रपति का जब तक अनुमति नहीं होगा तब तक धन विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, है ना। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है? अगर हमारे भारत में कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए तो इस आकस्मिक निधि का प्रयोग करके हम उस आर्थिक संकट से उबर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अर्थात 352 के अंतर्गत क्या होता है। देखो बच्चों, अगर कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे या देश में गृह युद्ध हो जाए या आंतरिक आशंका हो तो इस आधार पे धारा 352 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल लगा सकता है। ऐसी स्थिति कब लगी थी? जैसे कि मैं बताता हूँ, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब लगा था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तब लगा था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब लगा था। 1999 में भी लगा था कारगिल में। और 25 जून 1975 में 352 के तहत इंदिरा गांधी ने भी लगाया था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 356 के अंतर्गत। देखो बच्चों, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऐसा लगा भी है, जैसे गुजरात में भी लगा था, है ना। गुजरात में लगा था, बिहार में लगा था, महाराष्ट्र में लगा था, ये लग चुका है। तीसरा आता है धारा 360 के अंतर्गत। देखो, इसके अंतर्गत अगर देश की वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है तो देश में 360 लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक इस आपातकाल को लगाया नहीं गया है। तो बच्चों, ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अब नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आप लोग खुद करोगे। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लो, बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें बात करेंगे भारतीय चुनाव आयोग के आखिर क्या क्या काम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार पेपर में आने वाला है ये। तो देखो क्या क्या काम होता है। पहला, चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना, यानी चुनाव कहाँ होगा इस बात का निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग लेता है, जिसे हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना, अगर उसमें कोई गलती है उसकी काट छाट करने का जो काम होता है वो चुनाव आयोग का होता है। तीसरा काम होता है राजनीतिक दलों को क्या देना? मान्यता देना, कि भाई कोई राजनीतिक दल सही है या गलत है, इन सब चीजों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है ना। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों को क्या नाम है? चुनाव चिन्ह देना, है ना। और हाथ, कमल, झाड़ू आपने देखा होगा, ये सारी चीजें कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। संसद, राष्ट्रपति, है ना, इन सबके भी चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग करवाती है। चुनाव कार्यक्रम, नामांकन करना, मतदान की तिथि घोषित करना, यानी वोट किस दिन डलेगा, है ना, वोटों की गिनती करना, ये सारे के सारे काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। इसके साथ साथ चुनाव के दौरान कर्मचारियों और सरकारी मशीनरियों को नियंत्रित करना, मशीनों को या अधिकारियों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। इसके साथ साथ चुनाव के दौरान आचार संहिता को लागू करने का काम भी क्या होता है? चुनाव आयोग का होता है। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? जैसे चुनाव के दौरान क्या होता है बच्चों, किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे कड़ा दंड दिया जाता है, तो इसे आचार संहिता कहते हैं। तो आचार संहिता कठोरता से पालन करवाना, ठीक है ना। अब बात करते थे वो जो चुनाव की दो प्रणालियां होती हैं, एक होती है सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली और दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इन दोनों में चलो अंतर की बात करते हैं। पहला,
सार्वजनिक मत प्रणाली जो अपनाई ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। इस प्रणाली में क्या होता है, पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों यानी चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। दूसरा काम किया गया जाता है, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि यानी एक उम्मीदवार चुना जाता है ना। जो मतदाता होते हैं, वोटर्स जो होते हैं, वो अपने उम्मीदवार यानी प्रत्याशी को वोट देते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों को वोटों के अनुपात में क्या होता है, कम या ज्यादा वोट मिल सकता है। लेकिन इसमें सार्वजनिक मत प्रणाली में क्या होता है, इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं, एफपीटीपी कहते हैं इसे। ठीक है, ये व्यवस्था इंग्लैंड, अमेरिका, भारत जैसे देशों में है। लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा आता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिन्हें पीआरबी कहा जाता है। ये पूरे देश में क्या होता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो मतदाता होता है वो राजनीतिक दलों को क्या देता है, वोट देता है। इसके साथ साथ हर राजनीतिक दलों को वोटों के अनुपात में ही सीटें मिलती हैं, है ना। उदाहरण के लिए हम बात करें, इजराइल हो गया, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, इन सब देशों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये दो व्यवस्था है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है, इसके दोष और गुण बताएं। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, पूरे देश को अभी बताया मैंने, एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि या उम्मीदवार चुने जाते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को अब उतनी ही सीटें मिलती है जितने प्रतिशत में वोट मिलते हैं, यानी प्रतिशत के हिसाब से क्या मिलते हैं, इसे सीटें मिलती हैं, सीटों के हिसाब होता है। जब 10 लाख लोग जब वोट देते हैं तो एक सीट बनता है, याद रखना आप इस चीज को। इस प्रणाली के गुण क्या है, पहला, इस प्रणाली में हर दल को वोटों के अनुपात में सीटें मिलती हैं, यानी सीटें जो है ना या वोट जो होते हैं बेकार नहीं जाते हैं। दूसरा, इस प्रणाली में मतदाता का एक भी वोट बेकार नहीं जाता है। इस प्रणाली में राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है, देश हितों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोष क्या है, पहला, इस प्रणाली में गठबंधन सरकार का निर्माण होता है, जिसके कारण सरकार अस्थिर होती, कमजोर होती है। आप सभी को पता होना चाहिए, गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री कमजोर होता है। दूसरा, इस प्रणाली में अधिक खर्च होता है और समय भी क्या लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। ये प्रणाली काफी कठिन है, आम जनता जो है ना वो इसे आसानी से समझ नहीं पाती है। ये होता है इस प्रणाली की कमियां। अब एक बात करते हैं, एक होता है पृथक निर्वाचन मंडल। अब इसका मतलब क्या था बच्चों, देखो, पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत होता क्या है, धर्म और जाति के आधार पर जो चुनाव क्षेत्र होते हैं वो बांट दिए जाते हैं और इन चुनाव क्षेत्रों से केवल निश्चित जाति का या धर्म का उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा होगा। अगर किसी क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा है तो उस क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, है ना। और उसी जाति या धर्म के लोग क्या करेंगे, उसे वोट देंगे। ये सिस्टम होता है। अंग्रेजों ने भारत की एकता को तोड़ने के लिए ये व्यवस्था को भारत में अपनाया था, है ना। तो ये व्यवस्था थी पृथक निर्वाचन मंडल। दूसरा आता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। देखो, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, सभी मतदाता वोट डालते तो हैं, लेकिन उम्मीदवार क्या करता है, उसी समुदाय या वर्ग का होगा जिसके लिए आरक्षित सीट है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, आज लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें से 79 सीटें क्या होती है, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के होते हैं। 41 सीटें जो होती है अनुसूचित जनजाति के लिए होते हैं, जिसे हम एसटी कहते हैं, जिसे आदिवासी भी होते हैं। तो ये उन्हीं के लिए आरक्षित है, कोई और ये सीटें नहीं ले सकता, है ना। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना। लोकसभा में अगर देखा, आरक्षण केवल स्थानीय सरकार यानी एमसीडी पंचायतों तक ही सीमित लेकिन फिर भी क्या होता है, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है ना। कितने, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है ना। लेकिन और आरक्षण की मांग की बात की जा रही है, लेकिन वो बात पूरी नहीं हुई है। चलो, एक होता है परिसीमन आयोग, वर्ड से है परिसीमन, ठीक है ना। ये क्या करता है, निर्वाचन क्षेत्रों के गठन करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाई जाती है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। इसका जो गठन है ना बच्चों, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये चुनाव आयोग के साथ क्या करता है, मिलकर काम करता है और चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करता है। इसका काम क्या होता है, पहला, परिसीमन आयोग का मुख्य काम क्या होता है, पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों को सीमा निश्चित करता है। दूसरा, क्योंकि क्या होता है, जनसंख्या में हमेशा बदलाव आता रहता है और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों पर जनसंख्या कम या ज्यादा हो जाती है, इसलिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या में समानता लाने के लिए क्या करते हैं, सीमा में समय समय पे बदलाव करना पड़ता है। जैसे भारत की जनसंख्या अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से बात की जाए तो 121 करोड़ है, वर्तमान में 135 करोड़, लेकिन जनगणना तो हुई नहीं है। तो इसके हिसाब से ये सारा चीजें काम करता है, कौन करता है, आपका परिसीमन आयोग।
नेक्स्ट आता है भारत में चुनाव सुधार के लिए अपने सुझाव, यानी भारतीय चुनाव आयोग में कौन कौन से सुधार करने चाहिए। पहला, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करनी चाहिए, है ना। इसके साथ धन और बल के आधार पर, है ना, वोट नहीं लेना चाहिए, है ना। आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें तो टिकट देना ही नहीं चाहिए, उन्हें चुनाव में खड़ा होने ही नहीं देना चाहिए। इसके साथ धर्म और जाति के आधार पे प्रचार नहीं करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। ये सारे अगर हम काम करें तो चुनाव आयोग में सुधार हो सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। सारे के सारे टॉपिक्स तो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्यपालिका, और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अरे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाओ ना, चैनल पे जाओ, देखो और बहुत अच्छे तरीके से समझो। बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया रखा है ना। तो इस वीडियो में आगे हम बात करते हैं। तो इसमें अब टॉपिक बात करेंगे, आखिर भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अरे नियुक्ति तो बाद में समझना, कुछ बात तो समझ लो। देखो, चुनाव में किसी भी गठबंधन या दल को अगर पूरा बहुमत नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता, पूरा बहुमत, बेचारे हमारे अरविंद जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, गठबंधन के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बना सकता है। अब तुम सोचोगे सर जी क्या बात कर रहे हो, कैसे बन सकता है? बेटा बना भी है। कब बने थे? आपने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सुना होगा। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 10 दिनों तक था। यानी राष्ट्रपति ने क्या किया था, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन 10 दिनों के अंदर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उन्हें पद से हटा दिया गया था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, है ना, गुलजारी लाल नंदा केवल 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे, है ना। तो देख रहे हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो प्रधानमंत्री किसी को भी बना सकता है। प्रधानमंत्री बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, भारत का नागरिक हो, आतंकवादी नहीं हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो, कहीं पता चले कोई भी नशेड़ी वसेड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ पद पर ना हो, है ना, लाभ पद ना हो। इसके साथ साथ भैया उम्र तो 25 साल होनी चाहिए, मैच्योरिटी तो होनी चाहिए। बालक के हाथ में थोड़ी ना शासन दे दोगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है, इसकी अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद आप सभी को पता होगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता तो पूरे पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब राजा ही मर गया तो प्रजा क्या करेगी, और सॉरी मंत्री क्या करेंगे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री संसद का सर्वोच्च नेता होता है। बच्चों थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई, देख लेना। तथा वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच क्या करता है, कड़ी का काम करता है, यानी चयन का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है बच्चों, तथा वह देश और विदेश में संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने हमारे मोदी जी को तो देखा ही होगा, अलग अलग क्षेत्रों की लगातार यात्राएं करते रहते हैं। अभी साउथ अफ्रीका गए थे, है ना। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। अरे देखो बच्चों, क्या होता है, केंद्र की तरह राज्यों में भी क्या होता है, लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। जिस तरीके से पूरे भारत में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है। केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी तरह कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। जिस प्रकार की भूमिका राज्यपाल राज्य के लिए निभाता है, मतलब दोनों की शक्तियां सिमिलर है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां। नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 साल के लिए करता है, लेकिन वह तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। अगर राष्ट्रपति का ट्रस्ट नहीं है तो राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे हम यही पढ़ेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या क्या योग्यता होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल दिवालिया ना हो। तीसरा, किसी लाभ पद पर ना हो। चौथा, एक अपराधी ना हो। और पांचवा, संसद तथा विधानसभा का सदस्य हो। अगर ये एलिजिबिलिटी है तो वो बन सकता है राज्यपाल। अब बात करते हैं आखिर राज्यपाल की कार्य और शक्तियां क्या होती है। तो राज्यपाल के कार्य क्या होता है? पहला, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके साथ साथ राज्यपाल ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है ना, राष्ट्रपति से कहकर। अब बात करते हैं हम लोग स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, अस्थायी कार्यपालिका हमें वर्ड समझ में आ रहा है। स्थायी का मतलब परमानेंट,
देखो, स्थायी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं, है ना। स्थायी कार्यपालिका का जो चयन होता है वो लिखित परीक्षा के द्वारा होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, पढ़ लिख कर महान बनना पड़ता है। और स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों को ऐमे ही नहीं हटाया जा सकता, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हटा नहीं सकते। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईएफएस आता है। अब बोलो इसी फुल फॉर्म बताओ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, डिप्टी मिनिस्टर, ये सारे के सारे सदस्य हमारे स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बात करते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं बच्चों, याद रखना। दूसरा, अस्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है बच्चों। अस्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा वोट देकर किया जाता है। इसके साथ साथ अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है। ये सभी लोग अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। चलो अब बात करते हैं राष्ट्रपति की एक विशेष शक्तियां रह गई थी जो मैं आपको बताना भूल गया था। चलो बता देता हूं। जैसे कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? यानी लोकसभा और राज्यसभा के पास अगर कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ भाई ये विधेयक में कोई दिक्कत है, तो उसे दोबारा विचार करने के लिए उसे भेज सकता है। यानी वहां उसने क्या किया? वीटो पावर का यूज किया। दूसरा, क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति किसी भी है ना फांसी की सजा को माफ करा सकता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सूचना पाने का अधिकार, यानी वो प्रधानमंत्री से किसी भी विषय में सूचना पा सकता है और प्रधानमंत्री उसे मना नहीं कर सकता। निर्णय पर पुनः विचार करने का अधिकार, यानी वो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद से भी क्या कर सकता है? कोई निर्णय लेता है तो दोबारा विचार करने के लिए बोल सकता है ना। तो ये राष्ट्रपति के कुछ विशेष शक्तियां हैं। तो ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है भाई, 2-3 बार देखो और क्या है। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विधायिका। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो आते हैं और वीडियो करते हैं जरूर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले का आखिर मतलब क्या होता है, अर्थात विधायिका का मतलब होता क्या है। विधायिका का मतलब होता है, तो विधायिका का मतलब होता है यानी कानून बनाने वाली संस्था को हम विधायिका कहते हैं। और याद रखना, विधायिका का ही दूसरा नाम संसद है। यानी इसे संसद या पार्लियामेंट कहते हैं या हम इसे विधायिका भी कहते हैं। और ये हमारी सरकार का जो पहला अंग होता है। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं आखिर विधायिका या संसद के कितने अंग होते हैं। देखो, संसद जो होती है इसके 2 सदन होते हैं। पहले सदन को कहते हैं लोकसभा और दूसरे सदन को कहते हैं राज्यसभा। अब देखते हैं आगे इनकी संरचना क्या है। पहले बात करते हैं लोकसभा की संरचना की। तो देखो बच्चों, लोकसभा जो होती है उसे निम्न सदन भी कहा जाता है। दूसरा, जो लोकसभा होती है बच्चों, ये एक अस्थायी सदन होती है। अस्थायी का मतलब क्या होता है? इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। वैसे तो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन इसे 5 साल से पहले ही भंग किया जा सकता है। इसकी सदस्य संख्या जो होती है वो 545 होती है, जिनमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, है ना। और बच्चों एक चीज आप लोगों को बता दूं, तो इसमें जो सदस्य संख्या जो बच जाती है वो 543 बच जाती है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं बच्चों। और स्पीकर कौन है? वर्तमान में जैसे अगर बात की जाए तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, ये स्पीकर जो है वो है ओम बिड़ला, है ना। इससे पहले भी ओम बिड़ला थे और उनसे पहले थी सुमित्रा महाजन। देखो बच्चों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन अभी मैंने बताया ये 5 साल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों को जनता द्वारा यानी वोट देकर क्या करती है? जनता इनका चुनाव करती है। तो काफी महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब कंगाल ना हो, बैंकों से पैसा लेके भाग ना गया हो। तीसरा, किसी भी लाभ पद पर ना हो। चौथा, 30 साल मतलब बच्चे बोल तो गया, यानी लोकसभा का 25 साल उम्र होनी चाहिए। और अपराधी नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं होना चाहिए। अगर ये योग्यता है तो वो क्या कर सकता है? लोकसभा का सदस्य बन सकता है। बात करते हैं इसी तरीके से यानी विधायिका के दूसरे अंग या सदन की, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा।
राज्यसभा को हम उच्च सदन के भी कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इससे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, है ना। राज्यसभा क्यों नहीं भंग हो सकता, अभी बताऊंगा। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 होती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। जो साहित्य, गणित, विज्ञान, खेल, इन सब चीजों में महारत हासिल होती है, वो सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति है। वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़, है ना। इसके साथ साथ राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर साल यानी सॉरी मतलब हर 2 साल बाद क्या होते हैं, पद मुक्त होते हैं, और इसका कार्यकाल चलता रहता है। इसलिए इसीलिए ये अस्थायी सदस्य है, यानी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा। बात करते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल दिवालिया ना हो। तीसरा, किसी लाभ पद पर ना हो। और चौथा, 30 वर्ष तो कम से कम उम्र होनी चाहिए और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ना हो, है ना। अब देखो बच्चों, संसद होती है, संसद के 2 सदन जो होते हैं यानी लोकसभा, राज्यसभा। आखिर इनकी आवश्यकता की है। पहले बात करते हैं द्विसदनात्मक विधायिका कहते किसे। देखो बच्चों, 2 सदन वाली विधायिका को हम क्या कहते हैं, द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। इसके एक सदन को लोकसभा और दूसरे सदन को कहा जाता है राज्यसभा, है ना। अब बात की जाए कि आखिर 2 सदनात्मक विधायिका जो है उसका बारे में महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो पहला देखो बच्चों, देश के सभी क्षेत्रों को संसद में क्या मिलता है, उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी अपनी बातों कहने का क्या मिलता है, मौका मिलता है संसद में। दूसरा, संसद के प्रत्येक निर्णय पर क्या होता है, 2 बार विचार करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है इसके अंदर। तीसरा, प्रत्येक विधेयक, नीति या मुद्दा क्या होता है, 2 बार जांचने का अवसर मिलता है। और इसके साथ साथ दूसरे सदन की अगर कमी होती है तो मतलब पहला सदन उसकी अध्यक्षता करके क्या कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो इसलिए काम भी नहीं रुकेगा ना, ये होता है इसकी महत्व। कमियां भी है द्विसदनात्मक विधायिका की। कमियां क्या है बच्चों, पहला, दूसरा सदन जो होता है वो शक्तिहीन होता है, इसलिए 2 सदनों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सदन का मतलब क्या होता है, यानी होता है आपका कौन सा, कि राज्यसभा, है ना बच्चों। एक सदन के पास यानी द्वारा पास किए गए जो विधेयक होता है, दूसरे सदन में विचार के लिए जब भेजा जाता है तो निर्णय लेने में बहुत ज्यादा समय लगता है। विचार में क्या हो, समय लगेगा और ज्यादा धन खर्च होता है। और याद है बच्चों, देखो राज्यसभा कमजोर होती है और जो क्या होता है, लोकसभा थोड़ी ताकतवर होती है ना। इसके अंदर टॉपिक में लिखा नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ। भारत में वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ द्विसदनात्मक विधायिका है। मतलब देखो, पूरे देश में तो लोकसभा और राज्यसभा होती है ना। और राज्यों में क्या होता है बच्चों, राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो किसी किसी राज्य में विधानसभा है और किसी किसी राज्य में विधान परिषद। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जैसे जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है ना बच्चों। और आपका एक जो है तेलंगाना, ठीक है। ये राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक विधायिका है, अर्थात लोकसभा मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अब बात करते हैं, ये एक खर्चीली व्यवस्था मैंने बताया, क्योंकि इसमें दोनों सदनों का व्यय उठाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के आखिर कार्य क्या होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, लोकसभा राज्यसभा के कार्य बताइए, या अगर बोल दे कि संसद के क्या कार्य होते हैं। पहला होता है विधायिक शक्तियां। विधायी मतलब क्या होता है बच्चों, कानून निर्माण करना। विधायी मतलब कानून बनाना, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही मिलकर क्या करती है, पूरे देश के लिए क्या करते हैं, कानून बनाता है ना। इसके साथ साथ विधेयक, विधेयक का मतलब कानून है। जब तक कानून नहीं बन जाता ना, तो उससे पहले यानी जब तक किसी विधेयक पर राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता तो वो विधेयक ही कहलाएगा, और जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है, तो अभी विधेयक बोलते हैं। तो विधेयक का दोनों सदनों में पास होना जरूरी होता है। लेकिन यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो इन दोनों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उन दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और समस्या का समाधान कर सकता है। इसके साथ साथ दूसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, संसद का देश के धन पर पूरा का पूरा नियंत्रण होता है, यानी संसद की अनुमति के बिना ना ही कोई धन खर्च किया जा सकता है और ना ही कोई कर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है, वित्त मंत्री की सहायता से संसद के पास यानी लोकसभा में हर साल क्या करता है, बजट पेश करता है ना। इसके साथ साथ राज्यसभा के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं है, यानी नाम मात्र की शक्तियां। याद ना, धन विधेयक जो होता है वो सबसे पहले केवल और केवल लोकसभा में पेश होगा, और लोकसभा जब मतलब राज्यसभा में नहीं होता है ना। और इसके साथ साथ
राज्यसभा में मतलब लोकसभा में के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, इसके बाद राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा इसे ज्यादा से ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता, 14 दिन तक रख सकता है। 14 दिन के अंदर अंदर उसे कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो इसे पास समझा जाएगा, है ना। तीसरा जिसका कार्य होता है संविधान संशोधन। देखो बच्चों, संसद क्या करता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। संशोधन का मतलब क्या होता है, यानी बदलाव करना या परिवर्तन करना, है ना। इसको हम आगे और डीप समझेंगे। देखो बच्चों, संविधान के संबंध में लोकसभा राज्यसभा को बराबर शक्ति दी गई संशोधन के विषय में। कोई भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव उस समय तक पास नहीं होगा जब तक इन दोनों सदनों में पास नहीं होगा। सपोज करो मैंने बोला, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि भारत में वोट डालने की उम्र जो है पहले 18 साल थी, मतलब पहले जो सॉरी 21 साल थी, है ना, जो अब 18 साल कर दी गई है। तो 1989 में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन किया गया। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव कहाँ गया, लोकसभा में। लोकसभा में 1/3 सदस्य राजी हुए कि हाँ ये मत है, यानी ये संशोधन किया जाना चाहिए। उसके बाद ये विधेयक जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा भी अपने पास कितना, राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा में भी अगर 1/3 सदस्य रेडी हो जाते, यानी दोनों ही 2/3 बहुमत अगर पास हो जाता है, तो इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जैसे ही इस पे हस्ताक्षर कर देता है तो ये संशोधन हो जाएगा। संसद का मतलब ही क्या है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद का तीसरा कार्य कौन सा है, कार्यपालिका पर नियंत्रण। अर्थात भारत में संसद कार्यपालिका का प्रधान या प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखता है। मंत्री परिषद अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्यपालिका पर राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा का ज्यादा नियंत्रण होता है। बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। इसके साथ साथ जो सदस्य मंत्रियों से केवल प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। जबकि लोकसभा का कार्यकाल पूरा नियंत्रण पाया जाता है। लोकसभा के सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों को प्रश्न भी पूछ सकते हैं, काम रोक सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या कर सकते हैं, उन्हें हटा भी सकते हैं। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, यानी त्याग पत्र देना पड़ता है। इसी ही अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। तीसरा आता है बच्चों, पांचवा, चुनाव संबंधी कार्य भी संसद करता है। जैसे संसद जो होता है, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना हो गया, है ना। ये प्रक्रिया भी कहाँ होती है, राज्य मतलब लोकसभा संसद में होती है। यदि दोनों सदन महाभियोग, इसे महाभियोग कहते हैं, पास कर दे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मतलब न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे विधायिका क्लास 11th का ये चैप्टर होने वाला है ना। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं, है ना। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले राज्यसभा की क्या क्या शक्तियाँ होती है, यानी हम विशेष शक्तियों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। देखो, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लो, वरना इस वीडियो समझ में आने वाला नहीं है ना। तो देखो बच्चों, राज्यसभा क्या करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, शक्ति का संरक्षण करना, उसको बनाए रखना। यही कारण है कि राज्यों को प्रभावित करने वाला हर मुद्दा क्या होता है, राज्यसभा की सहमति के लिए भेजा जाता है। यानी राज्य में अगर कोई बात होगी तो सबसे पहले वो राज्यसभा के पास जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय को, है ना, राष्ट्रीय हित के लिए संघ सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो इसके लिए उसे राज्यसभा की अनुमति लेनी पड़ती है। मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा संघ सूची और समवर्ती सूची है क्या। इस प्रावधान में ये कहा गया है राज्यसभा की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपने राज्यों से ज्यादा अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। बात करते हैं अब लोकसभा की विशेष शक्तियां। देखो, कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकता है। जैसे धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पहले पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है ना। कार्यपालिका पर लोकसभा का पूरा नियंत्रण होता है।
राज्यसभा का बिल्कुल भी नहीं होता। राज्य सरकार की आलोचना तो राज्यसभा जो होती है वो सरकार की आलोचना तो कर सकती है, लेकिन हटा नहीं सकती। वहीं लोकसभा देखा जाए, लोकसभा कार्यपालिका को हटा भी सकती है ना। तो इस तरीके से लोकसभा ज़्यादा ताकतवर होती है राज्यसभा के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं संसदीय समितियां क्या होती है, आखिर इनका निर्माण क्यों किया था। देखो बच्चों, संसद के बल अधिवेशन के दौरान कुछ ऐसी समितियां बनाई जाती है जिनकी संसदीय समितियां कहते हैं। इनको बहुत कम समय के लिए बनाया जाता है। किसी भी संसद के बल अधिवेशन के दौरान ही ये बैठती हैं, इसलिए उसके पास बहुत कम कानून बनाने के लिए क्या होते हैं, विषय होते हैं। और ये कुछ विषयों पर क्या करता है, गहराई से अध्ययन करता है ना, जिसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ज़्यादा समय देने की जरूरत होती है। बात करते हैं समितियों के आखिर कार्य, यानी संसदीय समितियों के काम क्या होते हैं। पहला, संसदीय समितियां क्या करती है, विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए सरकार को सुझाव देती है कि आपको किन चीज़ों पर कानून बनाना चाहिए। दूसरा, संसदीय समितियां क्या करती है, विभिन्न विभागों द्वारा जो मांग की गई है ना, जो खर्चे वर्चे की मांग की गई है, उसकी जांच करते हैं कि हाँ भाई पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है, कौन सी परियोजना में पैसा खर्च हुआ है, इस चीज़ की जांच संसदीय समितियां करते हैं। तीसरा, संसदीय समितियां भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में भी क्या करते हैं, जांच पड़ताल करती है। ये होती है संसदीय समितियों के काम। अब बात करते हैं संसद के किन्हीं दो समितियों के नाम बताइए और उनके कार्य। देखो, संसद के कुछ दो समितियों के नाम है। पहला आता है वित्तीय समिति। आप वर्ड से समझे, वित्तीय मतलब पैसा। देखो, ये समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और परियोजनाओं के परियोजन की जांच करती है कि हाँ भाई सरकार द्वारा अगर कोई परियोजना चलाई गई है तो वो काम कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ, और उनमें सुधार और कार्य कुशलता के लिए क्या करती है, उसमें सुझाव देती है कि हाँ आप क्या क्या कर सकते हो जिससे वो काम और ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके लिए लोक लेखा समिति होती है, प्रांकलन समिति होती है, इस तरीके से। दूसरा आता है तदर्थ समितियां, यानी तदर्थ समितियां क्या होती हैं, ये किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है और जब वह कार्य पूरा हो जाता है तो इस समिति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए इसे तदर्थ समिति कहा जाता है। बात करते हैं तीसरा, स्थायी समिति होती है। देखो, स्थायी समितियां जो होती हैं वो विभिन्न विभागों के कार्यों, बजट है ना, इसकी देखरेख करती है और ये स्थायी रूप से बनी रहती है ना। जैसे कि नियमन समिति हो गया, कार्य मंत्रण समिति हो गया, ये स्थायी समिति होती है, कोई हटा नहीं सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। देखो बच्चों, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए संविधान में एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, जिसे साधारण भाषा में हम स्पीकर भी कहते हैं। वर्तमान में अगर बात की, देखो वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में ओम बिड़ला है, ठीक है ना। आगे बात करते, देखो आखिर स्पीकर का चुनाव होता कैसे है। तो लोकसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर क्या करते हैं, अपने सदस्यों में से एक को ये चुन लेते हैं कि हाँ भाई ये अध्यक्ष है, स्पीकर बनेगा। स्पीकर चुने जाने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी पार्टी को छोड़कर निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। वर्तमान में बीजेपी के ओम बिड़ला जो हैं वो स्पीकर है। इसका कार्य क्या होता है और शक्तियां क्या होती है, दोनों बात की है। जैसे अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा की बैठकें बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। अध्यक्ष लोकसभा में प्रस्ताव को प्रस्तुत करने, यानी कोई भी प्रस्ताव है या कोई विधेयक है उसको लाने के लिए कहता है कि हाँ भाई लेकर आओ। इसके साथ अध्यक्ष लोकसभा का कार्यक्रम निर्धारित करता है, क्या क्या काम होगा, और प्रधानमंत्री को कानून के संबंध में सलाह देता है। इसके साथ साथ वह सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अनुशासन बनाए रखता है, और अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसे सभा से पूरी तरीके से बाहर निष्कासित कर सकता है। यदि वह समझे कि सदन में एक गंभीर अग्रपक्ष रही है तो वह जितने समय के लिए चाहे बैठक को स्थगित कर सकता है, कि अगर उसे लगे कि हाँ अब ज़्यादा विवाद हो रहा है, झगड़े हो सकते हैं ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में वो स्थगित कर सकता है। स्थगित है वो स्थापित लिख दिया गया है। नेक्स्ट आता है विधेयकों के प्रकार। विधेयक का मतलब कानूनी होता है, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता उसे विधेयक कहते हैं। तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। पहला सरकारी विधेयक, दूसरा निजी विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा आता है गैर वित्त विधेयक। तीनों के बारे में समझते हैं। सरकारी विधेयक वैसे विधेयक होते हैं जो सरकार के मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। दूसरा आता है निजी विधेयक। निजी विधेयक वह विधेयक होते हैं जो किसी निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक वह होते हैं जो धन से संबंधित होता है, यानी पैसों से संबंधित होता है। और गैर वित्त विधेयक क्या होता है, जो पैसों से संबंधित नहीं होता, उसे गैर वित्त विधेयक कहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कानून कैसे बनता है। तो देखो कानून कैसे बनता है कि जैसे कोई मंत्री है, पहले विधेयक लाएगा,
ठीक है, विधेयक वो मंत्री के पास जाएगा, उसके बाद जो विधेयक है वो जाएगा संसद के पास। अब संसद में सबसे पहले डिपेंड करता है वो विधेयक है क्या। अगर धन विधेयक है तो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा में 1/3 सदस्य अगर सहमत हो जाते कि हाँ भाई ये विधेयक पारित हो जाना चाहिए, तो इसके बाद वो राज्यसभा के पास जाएगा। अगर राज्यसभा में 1/3 सदस्य रेडी हो जाते हैं, यानी दोनों को मिलाकर 2/3 रेडी हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जैसे ही इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसे पास कर दिया जाता है। इस तरीके से वो कानून बन जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो 4 तरीके से, जैसे बहस और चर्चा करके। दूसरा, बहस और चर्चा कर में क्या होता है बच्चों, इसमें 2 चीजें आती हैं, है ना। इसमें मतलब प्रश्नकाल आता है और शून्यकाल आता है। दूसरा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृत करके। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण करके। चौथा, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अब देखते हैं इन चारों में है क्या अंतर। पहला, बहस और चर्चा। देखो, आपको पता है विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई कोई भी नियम और कानून है उसको लागू करने के तरीकों पर बहस करने का मौका मिलता है नेताओं को, ठीक है ना। और विधेयक पर बहस के दौरान कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और इन सवालों में 2 समय आता है, एक आता है प्रश्नकाल, एक आता है शून्यकाल। देखो, प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है, संसद के अधिवेशन के दौरान हर दिन प्रश्नकाल होता है, जिसमें सभी मंत्रियों को यानी प्रश्नों के जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा आता है शून्यकाल, यानी 12 बजे 11 या 12 बजे के बाद मतलब शून्यकाल आरंभ हो जाता है। इसमें जो मंत्री है वो प्रश्न पूछेगा तो सही, लेकिन अन्य मंत्री इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते। दूसरा आता है कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, अर्थात संसद के पास कानून को पास या रद्द करने का पूरा अधिकार होता है। कोई भी कानून या विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। अपने इस अधिकार से वो क्या करता है, संसद और कार्यपालिका को कंट्रोल करता है। अगर सरकार के पास विधायिका में बहुमत होता है तो कार्यपालिका के लिए कानून को पास करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन अगर सरकार के पास लोकसभा में या राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है तो उसे कानून पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता है। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण, अर्थात देखो सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए धन की व्यवस्था होती है जिसे बजट के द्वारा दिया जाता है। बजट संसद द्वारा ही किए जाते हैं, और इस तरह संसद वित्तीय नियंत्रण के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, क्योंकि कार्यपालिका को पैसा भी तो चाहिए होगा ना। तो ये लोग जाएंगे संसद के पास, संसद बजट के रूप में पैसा देगी, है ना। नेक्स्ट आता है अविश्वास प्रस्ताव। देखो, संसद का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, जिसके द्वारा संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा और अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये था इस वीडियो का लास्ट पार्ट और अंतिम पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है न्यायपालिका, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। देखो, न्यायपालिका का मतलब होता क्या है। न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। ये सरकार का तीसरा अंग है ना। अब बात करते हैं आखिर न्यायपालिका की संरचना है किस प्रकार की। देखो बच्चों, न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका को 4 भागों में बांटा गया। पहला है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, वो है दिल्ली में या नई दिल्ली में। दूसरा है उच्च न्यायालय। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। पहले 23 उच्च न्यायालय थे, अब 24 हो चुके हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय अब बढ़ा है। तीसरा आता है जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय तो बच्चों अनगिनत है। अब देख सकते हो भारत में लगभग 739 जिले, अब शायद और बढ़ गए होंगे, तो बहुत सारे हैं। और इसके सबसे निचला आता है, वो आता है अधीनस्थ न्यायालय। तो ये 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं। अगर बात की जाए न्यायपालिका का आखिर महत्व क्या है, आखिर हमें जरूरत क्या है न्यायपालिका की। देखो बच्चों, न्यायपालिका लोगों के बीच क्या करती है, आपसी झगड़ों को निपटाती है ना। इसके साथ साथ जो न्यायपालिका जो होती है वो नागरिकों को क्या देती है, मौलिक अधिकार देती है। आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और आपकी आजादी की रक्षा करती है, आपकी स्वतंत्रता की क्या करती है, रक्षा करती है। अगर आप किसी प्रकार का शोषण होता तो किसके पास जाओगे, कोर्ट में ही तो जाओगे ना, न्यायालय के पास जाओगे। गरीब को अमीर और कमजोर को शक्तिशाली के अत्याचार से हमें कौन बचाता है, न्यायपालिका, है ना बच्चों। तो कोई भी हमें दिक्कत होगी सबसे पहले न्यायपालिका के पास जाते हैं। इसके साथ साथ विधायिका और कार्यपालिका के, यानी विधायिका और कार्यपालिका अगर कोई भी अनुचित कार्य करती है, यानी विधायिका का मतलब क्या होता है, जो नेता होते हैं, है ना, ये सारे अगर गलत काम करते हैं तो इन पर रोक कौन लगाता है, न्यायपालिका लगाती है। तो इन सब चीजों के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है आखिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है।
तो देखो बच्चों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि न्यायपालिका जो होती है वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं है, वो पूरी तरीके से क्या है, आजाद है, स्वतंत्र है। विधायिका और कार्यपालिका को क्या करते हैं, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता या कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता, है ना, उन्हें साफ मना कर दिया गया है। न्यायाधीश क्या कर सकता है, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के वो न्याय कर सकता है। तो इसका अर्थ ये है ना। अब बात करते हैं आखिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, यानी हमारे भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान किए गए हैं जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन भी है, हर बार पेपर में आता है। जैसे पहला आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति को, आप सभी को पता होना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को शामिल नहीं, यानी संसद को शामिल नहीं किया जा सकता, है ना। उसी व्यक्ति को न्यायाधीश यानी जज बनाया जाता है जो कानून का विशेष ज्ञान हो जिसे, और जिसे वकालत यानी लॉयर हो, वकालत का अच्छा खासा अनुभव रखता हो। इस तरीके से न्यायपालिका में क्या होता है, राजनीतिक प्रभाव या शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, वो कोई भी दिक्कत है ही नहीं। दूसरा आता है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। देखो बच्चों, न्यायपालिका जो होती है विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से जो है, यानी फाइनेंशियली अगर देखा जाए पैसों के रूप में निर्भर नहीं रहती। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो संचित निधि द्वारा दिया जाता है, ये एक संस्था होती है। इस निधि के मामले में अगर देखा जाए तो इस पे संसद का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। अब जब संसद की बात आ रही है तो ये भी बता दो, देखो संसद न्यायाधीशों के वेतन को घटा नहीं सकती है, लेकिन बढ़ा जरूर सकती है, ठीक है ना बच्चों। संविधान के मतलब संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाती। ना कोई खर्चा है या कुछ भी है ना, न्यायालय हो गया, कुछ भी खर्चा है तो उसे विधायिका संसद से अनुमति नहीं ली जाएगी। तो इस तरीके से ये स्वतंत्र है। तीसरा है अपदस्थ करने की विधि, अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो काफी लंबे समय बाद की जाती है। हालांकि संसद न्यायाधीशों को उसके पद से हटा सकती है, लेकिन न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा लंबी है, इसे महाभियोग कहते हैं। आज तक किसी पे लगा नहीं है, एक बार कोशिश की गई थी लेकिन वो असफल रहा था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अवमानना करने पर दंड देने की शक्ति। देखो बच्चों, न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों को कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकता कि इस न्यायाधीश ने गलत फैसला लिया है या गलत है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे न्यायालय दंड दे सकता है। न्यायालय ही ये फैसला करता है कि व्यक्ति ने उसका अपमान किया है या नहीं। जैसे एक उदाहरण में बात करते हैं कि 6 मार्च 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने अरुंधति राय को न्यायालय की अवमानना करने के लिए क्या किया गया था, उसे दंड दिया गया था, बहुत भयंकर दंड दिया गया था, है ना, इस तरीके से। अब बात करते हैं भारत में उच्चतम जो न्यायालय है, जैसे उच्चतम या आप सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय की अगर संरचना के बारे में बात की जाए तो संविधान के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। बाकी सभी न्यायालय जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। इसके द्वारा कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है तो सभी अदालतों को इसका निर्णय मानना पड़ता है। जैसे संविधान के द्वारा इस न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 8 निश्चित की गई है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 7 क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या घट और बढ़ सकती है ना। न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है के मामले में वर्षों से एक ही परंपरा चलती आ रही है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया था, है ना। कितनी बार? 2 बार तोड़ा गया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे पहला क्या हो, जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। तीसरा, किसी उच्च न्यायालय में 10 सालों तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रहा हो और राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। अगर ये सारी योग्यता है तो वो न्यायाधीश बन सकता है। सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष के लिए अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन इससे पहले भी उन्हें त्यागपत्र देके उन्हें हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा कठिन होती है। सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग साबित भी होना चाहिए, ठीक है ना, इससे हटाया जा सकता है।
अब बात करते हैं भारत के उच्च न्यायालय की संरचना, है ना, कि उच्च न्यायालय की संरचना है कैसी। देखो, उच्च न्यायालय की संरचना है, पहले बात कर लेते हैं कि संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। राज्यों में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन किसी किसी राज्य में यानी 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना। वैसे पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक स्थापित किया गया जो चंडीगढ़ में स्थित है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 24 हैं। अब 24 में अब 25 हो गए, पहले उच्च थे, पहले 24 थे, अब कितने? 25 है ना। तेलंगाना उच्च न्यायालय बड़ा है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या जो है आवश्यकता के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। किस पे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर। और राज्यपाल की सलाह पर क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल से पहले सलाह लेंगे, बातचीत करेंगे और इस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? वही भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 सालों तक जिला न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो और किसी भी उच्च न्यायालय में या जिला मतलब निचली अदालत में क्या रहा हो? वकालत कर चुका हो। तो ये होता है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है न्यायपालिका। ये क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर होने वाला है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है या चैनल पे भी जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने न्यायपालिका की संरचना, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। इस वीडियो से पहले बात करेंगे न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। आप सभी को पता है न्यायाधीश कौन होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं, इन्हें न्यायाधीश कहते हैं। और इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहते हैं। अब बोलोगे सर महाभियोग का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। किसी भी न्यायाधीश को उसके बुरे व्यवहार या अयोग्यता की स्थिति में ही हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर लगभग 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर 2/3 सदस्यों ने इस बात पर सहमत हो गए कि न्यायाधीश को हटाना है, तो ये बिल पास हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का असफल प्रयास कब किया गया था। जैसे एक बार क्या हुआ था 1991 में, पहली बार संसद के 108 सदस्य थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या किया था? एक प्रस्ताव पर सिग्नेचर किया था, जिनका नाम था न्यायमूर्ति रामास्वामी, था ना। अब ये क्या थे? पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन पर यह आरोप लगा था कि इन्होंने सरकारी जो पैसा है ना, उन्होंने उस पैसे को व्यक्तिगत रूप से यानी अपने लिए क्या किया था? यूज किया था। लेकिन ये आरोप उन पर सिद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन आरोप लगाया गया, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया था, है ना। अब बात करते हैं, देखो सर्वोच्च न्यायालय के आखिर कार्य या शक्तियां क्या होती है। पेपर में आप लोगों से कार्य भी बोल सकता है, शक्तियां भी बोल सकता है, या आपसे क्षेत्र अधिकार भी बोल सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्षेत्र अधिकार होते हैं? पहला मौलिक क्षेत्र अधिकार होता है, दूसरा रीट संबंधी क्षेत्र अधिकार होता है, तीसरा अपीली क्षेत्र अधिकार होता है और चौथा सलाहकारी क्षेत्र अधिकार होता है। आओ एक एक करके इसमें देखते हैं। पहले बात करते हैं मौलिक क्षेत्र अधिकार। देखो, मौलिक क्षेत्र अधिकार में ऐसे मुकदमे आते हैं जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, तो उस स्थिति में विवाद को कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। यह मौलिक क्षेत्र अधिकार होता है। दूसरा आता है रीट संबंधित क्षेत्र अधिकार। इसके बारे में मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकार जो था उसके अंदर भी आप लोगों को बताया था। जैसे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, है ना, या मौलिक अधिकारों की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है या उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है या उच्च न्यायालय में जा सकता है। इस केस में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या करता है? कुछ रीट जारी करता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा, है ना। इस प्रकार के 5 रीट होते हैं, ये जारी करता है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो जाकर एक बार देखो मौलिक अधिकार वाला चैप्टर, मैंने इजी वे में उसको एक्सप्लेन किया है।
तीसरा अपीली क्षेत्राधिकार होता है। अब अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय के मुकदमे के अगेंस्ट या विरोध में क्या हो सकता है, उसके ऊपरी अदालत अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसे PIL कहते हैं, है ना। जैसे दीवानी और फौजदारी के जो मुकदमों के मामले में निचली अदालत अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा देती है तो वो उसके अगेंस्ट में या उसके विरोध में क्या कर सकता है, इसकी ऊपरी अदालत में जाकर क्या कर सकता है, मतलब वहां जाकर वो केस दायर कर सकता है। तीसरा आता है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी कानून के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से क्या कर सकता है, कानून की मतलब सलाह ले सकता है। लेकिन याद रखना इस चीज को, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता, पहली बात। और दूसरा, न्यायाधीश इस सलाह को देने के लिए भी बाध्य नहीं होता और ना वो मानने के लिए बाध्य होता है ना मजबूर होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, जिसे रिव्यू भी कहा जाता है या जुडिशरी रिव्यू कहा जाता है, पूर्ण निरीक्षण या से पूर्ण लोकन भी कहा जाता है ना, जिसका अर्थ होता है फिर से देखना। अर्थात न्यायिक पूर्ण निरीक्षण न्यायपालिका की एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो कार्यपालिका और विधायिका होती है ना, उनके कार्यों का संवैधानिक जांच की जाती है कि उन्होंने सही से काम किया है कि नहीं किया। अर्थात जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, है ना, जो संसद के सदस्य, इन्होंने सही से अपना काम किया है कि नहीं किया, पैसा वैसा तो घपलाबाजी नहीं किया ना, तो उनके कार्यों को संविधान के विरुद्ध होने पर क्या कर किया जाता है, उन्हें अवैध घोषित कर सकता है न्यायपालिका, है ना। अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा का आखिर जरूरी क्यों है, क्या महत्व है। पहला, लिखित संविधान के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये संविधान को शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो विवाद को निपटाने करने के लिए हमें न्यायिक समीक्षा की जरूरत होती है। तीसरा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें न्यायिक समीक्षा की जरूरत होती है। चौथा, विधायिका और न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। तो इन सभी कामों के लिए क्या होता है, न्यायिक समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब न्यायिक समीक्षा की आलोचना क्यों की जाती है, आखिर ये गलत क्यों है, बुरा क्यों है। देखो, न्यायिक समीक्षा क्या कहता है, लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, कहीं ना कहीं ये अलोकतांत्रिक विधि है ना। इसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में आपसी कई बार क्या होता है, झगड़े या संघर्ष हो जाता है, ठीक है ना। और इस शक्ति के कारण न्यायपालिका के तीसरे सदन का रूप धारण कर लिया है, यानी एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा सदन हम बोल सकते हैं न्यायपालिका। अब बात करते हैं न्यायिक सक्रियता क्या होती है। देखो, जब न्यायपालिका सक्रिय होकर तीव्र गति से क्या करती है, काम करती है, और विधायिका और कार्यपालिका को देखती है कि हाँ ये अपने कामों का सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है ना, और अपने दायित्वों का सही से पालन कर रही है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं, है ना। अब भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या होता है, जनहित याचिका होती है ना, जिसमें जनहित याचिका का मतलब जनहित याचिका के कारण ही न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला है। जैसे अगर बात करूं, जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, जिसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब कोई मुकदमा क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति के द्वारा नहीं जबकि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर वो याचिका दायर की जाती है तो इसे जनहित याचिका कहते हैं। ये मामला जनता के हित से जुड़ा होता है। जैसे कोई लोग है, बहुत सारे लोगों का शोषण हो रहा है, चाहे वित्तीय रूप से, है ना, आर्थिक रूप से लोगों का शोषण हो रहा है, आप लोगों ने देखा कि हाँ भाई ये तो गलत हो रहा है, तो उनके लिए आपने न्यायालय में एक याचिका दायर करी, तो आप क्या कर रहे हो, जनहित याचिका का सहारा ले रहे हो। जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिक क्या करते हैं, या बहुत सारे NGOs होते हैं या स्वयं सेवी संगठन द्वारा क्या करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है और उनके शोषण को रोका जाता है और उनके जीवन को बेहतर बनाया जाता है। इसलिए जनहित याचिका गरीबों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, बात करते हैं संसद और न्यायपालिका के संबंधों में आखिर तनाव क्यों होता है, भाई झगड़े क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है इन लोगों के बीच झगड़े के। तो देखो, संविधान द्वारा या लागू होने के तुरंत बाद क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार पर संसद ने रोक लगा दिया था, है ना। आप लोगों को याद होगा 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था, है ना, हटा दिया गया था और आर्टिकल 300A में से रख दिया गया था। तो ये काफी विवादित मुद्दा था, ठीक है। संसद चाहती थी कि संपत्ति रखने के लिए अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए ताकि भूमि सुधारों को लागू किया जा सके, और न्यायालय ने इस मामले पर फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, या संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। यह न्यायालय ने बात कही थी। तब संसद ने क्या किया था, संविधान संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन द्वारा अधिकारी या अधिकारों को सीमित नहीं किया
जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो विवाद था ये दोनों के बीच रहा था। बात करते हैं पैदा हो गया विवाद के मुख्य आखिर कारण क्या थे। जैसे कि निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या होगा, ये विवाद था। दूसरा, मौलिक अधिकारों में संशोधन का दायरा क्या होगा, यानी किन चीजों में हम संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, किन चीजों में नहीं कर सकते हैं। तीसरा, संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या होगा। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, यानी रोक सकती है उसे। तो ये सारे रीजन थे उनके विवाद करने के। नेक्स्ट आता है बच्चों केशवानंद भारती विवाद। ये थोड़ा सा टॉपिक है, मैं बताया था। 1973 में केशवानंद भारती मुकदमा था। इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का जो मूल ढांचा है, जिसमें संसद सहित कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, इस मुकदमे के जरिए न्यायालय ने दो काम किए थे, है ना। तो ये चीजें थी केशवानंद भारती विवाद। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आएगा तो उसको मैं इस चीज में कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का। ये चैप्टर नंबर 4 होने वाला है और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में होने वाला है क्या। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर कार्यपालिका का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो प्राचीन या मध्यकाल में क्या होता था, जो सरकार की सभी शक्तियां जो होती थी ना, या सारे के सारी शक्तियां होती थी, जैसे कानून को बनाना हो गया, न्याय करना हो गया, ये सारे के सारे जो काम होता था ये राजा या सम्राट करता था। लेकिन अगर ये देखा जाए, लेकिन ये काम आज सरकार के विभिन्न अंगों के बीच क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और इन्हीं अंगों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें, सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला अंग जो होता है वो होता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसको कानून को लागू किया जाता है, यानी कार्यपालिका कानून को लागू करती है। दूसरा जो आता है वो आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मुख्य काम क्या होता है, न्याय करना। और तीसरा आता है विधायिका। विधायिका का मुख्य काम क्या होता है, कानून को बनाती है विधायिका, है ना। यानी समझ में आ गया होगा, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका उस पर न्याय करती है और विधायिका कानून को बनाती है। तो ये तीनों मिलकर ही क्या करते हैं, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। बात करते हैं कार्यपालिका का। अब सामान्य मीनिंग जानते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, कानूनों को लागू करने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। इसमें वे सभी लोग आते हैं जो कानूनों को लागू करते हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्यपालिका के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तीसरा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इन तीनों विशेषता देखते हैं। जैसा कि पहले बात करते हैं हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या विशेषता होती है। पहला, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अगर बेसिकली देखा जाए ये उन देशों में होती है। पहला, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रमुख होता है और काफी शक्तिशाली होता है। दूसरा, इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों को राष्ट्रपति का पद काफी ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। इसके साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता क्या है बच्चों, जैसे अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना बच्चों, वो प्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा किया जाता है ना। इस तरीके जैसे भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव तो होता ही नहीं जनता के द्वारा, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है। अब बात करते हैं, दूसरा आता है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां होती हैं, उन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करता है। इसके साथ साथ वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। मैंने बता दिया आप लोगों को। संसदीय शासन प्रणाली बेसिकली है कहाँ, जर्मनी, जापान, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल और अगर देखा जाए भारत में भी इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली। ये भारत ने कहां से लिया है, इसे ब्रिटेन से लिया है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस व्यवस्था में क्या होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही शक्तिशाली होते हैं बच्चों।
कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, यानी एक पार्टी के हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग पार्टी के होते हैं तो कई बार इनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है ना। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली श्रीलंका, फ्रांस आदि देशों में काफी ज्यादा विद्यमान है ना। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। भैया राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, तो बच्चों आप लोगों को ये बात तो पता होगी। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा भारत में नहीं होता, बल्कि इसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं और आधे राज्यों की विधानसभा भी इसमें शामिल होती है। ये तीनों मिलकर ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? पहला बच्चों, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 साल उम्र हो। तीसरा, पागल या दिवालिया ना हो। चौथा, किसी लाभ पद पर ना हो। और पांचवा, संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। और राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी को पता है कितने वर्ष का होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हम किस तरीके से पद से हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो विधि है उसमें होता क्या है, जब किसी बड़े अधिकारी के सामने क्या होता है, किसी भी शासक का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे महाभियोग के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 जो बहुमत है ना, वो चाहिए होता है और इसके बाद उसे हटाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर उपराष्ट्रपति को पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है। देखो बच्चों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा के पास जाएगा, इस बात को आप याद रखना, है ना। उसके बाद जब राज्यसभा प्रस्ताव पास कर देगा तो ये प्रस्ताव किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास जाएगा। और दोनों अगर सिद्ध हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति के कार्य। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, 100% ये पेपर में आएगा और आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट है तो 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसे इसी तरीके से याद करके जाना। चलो आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति के 2 कार्य होते हैं, एक होता है शांतिकालीन शक्तियां और दूसरा होता है आपातकालीन शक्तियां। शक्तियां पूछ ले, कार्य पूछ ले, दोनों एक ही है ना। अब शांतिकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की शक्ति यानी कार्यपालिका की शक्तियां, दूसरा वैधानिक शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां और चौथा न्यायिक शक्तियां। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपातकालीन शक्तियों में धारा 352, धारा 356 और धारा 360। चलो इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला कार्यपालिका की शक्ति है। बच्चों आप सभी को तो ये बात पता होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति जल, स्थल, वायु तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। राष्ट्रपति उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की और राजदूतों की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये सारे राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, इसलिए इसे कार्यपालिका की शक्तियां कहा जाता है। दूसरा आता है वैधानिक शक्तियां, यानी राष्ट्रपति संसद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक भाग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलने के बाद ही संसद बनती है। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन कभी भी बुला सकता है और कभी उसे स्थापित कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है ना, इस चीज को याद रखिएगा। और संसद द्वारा भेजा गया कोई भी विधेयक जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वो कानून नहीं बन सकता, वो केवल एक विधेयक ही रहेगा। तीसरा कार्य आता है वित्तीय शक्तियां। जैसे कि क्या होता है, राष्ट्रपति देश का बजट खर्चे के बारे में वर्ष में एक बार संसद के सामने क्या करता है, बजट पेश करता है। किसकी सहायता से, यानी वित्त मंत्री की सहायता से राष्ट्रपति पेश करता है। कोई भी धन विधेयक अगर राष्ट्रपति का जब तक अनुमति नहीं होगा तब तक धन विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, है ना। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है, अगर हमारे भारत में कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए तो इस आकस्मिक निधि का प्रयोग करके हम उस आर्थिक संकट से उबर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अर्थात 300 धारा 352 के अंतर्गत क्या होता है। देखो बच्चों, अगर कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे या देश में गृह युद्ध हो जाए या आंतरिक आशंका हो तो इस आधार पर धारा 352 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है।
ऐसी स्थिति कब लगी थी? जैसे कि मैं बताता हूँ, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब लगा था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तब लगा था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब लगा था। 1999 में भी लगा था कारगिल में। और 25 जून 1975 में 352 के तहत इंदिरा गांधी ने भी लगाया था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 356 के अंतर्गत। देखो बच्चों, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऐसा लगा भी है, जैसे गुजरात में भी लगा था, है ना? गुजरात में लगा था, बिहार में लगा था, महाराष्ट्र में लगा था, ये लग चुका है। तीसरा आता है धारा 360 के अंतर्गत। देखो, इसके अंतर्गत अगर देश की वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है तो देश में 360 लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक इस आपातकाल को लगाया नहीं गया है। तो बच्चों, ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अब नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आप लोग खुद करोगे। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।